हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर द मिडिवल एज का सेकेंड पार्ट, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। अब जो हिस्टोरियंस हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं हिस्ट्री को, उनके सोर्सेस क्या हैं, उनको कैसे पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ था। The sources of information during the ancient period and the medieval period remain almost similar in nature, which we can classify into archaeological sources and literary sources. In the medieval period, paper was more easily available as compared to the ancient period, hence a number of copies of literary works were made. It is easier to get information from a written word than from an archaeological source. Moreover, most of the monuments built during this period still exist, some in their original form and some partly. This is why it is easier to recreate the history of this period as compared to the ancient period. तो हमने पहले पढ़ा है कि एंशियंट पीरियड में सोर्सेस क्या होते थे, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते थे और लिटरेरी सोर्सेस होते थे। सेम वे मिडिवल एज में भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं और लिटरेरी सोर्सेस भी हैं। द डिफरेंस इज कि एंशियंट पीरियड में पेपर अवेलेबल नहीं होता था, तो लिटरेरी सोर्सेस जो है वो कम होते थे। नंबर ऑफ कॉपीज जो होती थी लिटरेरी सोर्सेस की वो बहुत कम होती थी, या बहुत सारे चीज़ों का लिटरेरी सोर्सेस होते नहीं थे, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते थे। लेकिन मिडिवल एज में क्योंकि पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली इजीली अवेलेबल था एज कम्पेयर टू एंशियंट पीरियड, तो उसकी वजह से लिटरेरी वर्क्स जो हैं वो ज़्यादा हुए और उनकी नंबर ऑफ कॉपीज भी बनी, तो इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन लेना जो है वो इजी हो गया। अब कुछ चीज़ अगर डायरेक्टली लिखी हुई है तो उसको समझना इज मोर इजियर कंपेयर टू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और दूसरी बात ये थी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो मिडिवल एज में बने वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, या तो ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या उनके एटलीस्ट रूइंस हैं। तो उसकी वजह से उसको समझना और ये अंदाज़ा लगा पाना कि उस टाइम कल्चर कैसा था, लोग कैसे थे, वो ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू एंशियंट पीरियड। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस: coins, inscriptions, temples, forts, mosques, utensils, weapons, tombs, palaces, paintings, ornaments, etc. are the archaeological sources. They provide us quite a detailed information about the social, political and economic history of the time. अब अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें तो उस टाइम के जो कॉइन्स होते थे, जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, उस टाइम के जो मंदिर हैं और मस्जिद हैं, किले बने हुए हैं, उस टाइम के बर्तन, उस टाइम पर कैसे वेपन्स होते थे, हथियार कैसे होते थे, टॉम्ब्स कैसे होते थे, दैट इज मकबरे, पैलेसेस कैसे होते थे, बहुत सारे महल आज भी एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर पेंटिंग्स कैसी लगी हुई हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिले हैं। तो इन सब से हमको पता चलता है कि उस टाइम का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कल्चर कैसा था। A number of rulers, especially in South India, took up temple building, and thus temples are a rich source of cultural and religious history. अब साउथ इंडिया के बहुत सारे जो रूलर्स थे उन्होंने उस टाइम पर बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, तो उस टाइम की जो रिलीजियस हिस्ट्री है या उस टाइम कल्चर कैसा था वो हमको बहुत कुछ टेम्पल से भी पता पड़ता है। टेम्पल का आर्किटेक्चर कैसा है, टेम्पल्स के अंदर पेंटिंग्स कैसी लगी है, टेम्पल्स के अंदर गॉड गॉडेसेस कैसे, तो उससे हमको बहुत कुछ पता पड़ता है कल्चरल और रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में। The inscriptions on buildings have helped in determining the dates of history. Paintings have helped us know about the customs, food habits, dress and jewelry of this period. अब जो इंस्क्रिप्शंस है बिल्डिंग्स पे, अब उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कब कौन सा इवेंट हुआ, तो उससे हमको प्रॉपर डेट्स पता चलती हैं और उसकी वजह से बहुत इजी हो जाता है ये पता लगाना कि पास्ट में कौन से इवेंट्स हुए। और वहां पर जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं उससे हमको पता चलता है कि उस टाइम पर कल्चर कैसा था, लोग कैसा थे, वो खान पान उनका कैसा था, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, वो किस तरह की ज्वेलरी पहनते थे, क्योंकि पेंटिंग्स में ये सब कुछ डिपिक्टेड होता है। Inscriptions on coins, copper plates, rocks and pillars have helped to ascertain dates and historical developments.
A book on coins titled Dravya Pariksha, an examination of coins, was written during Alauddin Khilji's reign, which lists the coins minted during the period. The inscription on the temple walls and the copper plates tell about the kings and rulers of the South India. These inscriptions record proclamations by kings and gifts to temples and men of learning. अब जो ये इंस्क्रिप्शंस हैं ये कॉइन्स पर हैं, कॉपर प्लेट्स पर हैं, रॉक्स पर हैं, पिलर्स पर हैं, और इन सारे इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि कब कौन सी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मेंशन्ड है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब शासन किया था उस टाइम पर एक बुक पब्लिश हुई थी, उसका नाम था द्रव्य परीक्षा, जिसका मतलब होता है एन एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन। तो उस बुक में पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी लिस्ट है कि उस टाइम पर कौन कौन से कॉइन्स जो हैं मिंट किए गए। कॉइन्स मिंट करना मतलब कॉइन्स बनाना फैक्ट्री में। और जो टेम्पल वॉल्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं या कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि साउथ इंडिया के रूलर्स जो हैं उस टाइम के कैसे थे, क्योंकि ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये रिकॉर्ड करते हैं कि किंग्स ने क्या प्रोक्लेम किया, उन्होंने किसी को क्या गिफ्ट दिया, उन्होंने टेम्पल्स को क्या गिफ्ट दिया, जो लर्नेड मैन थे उनको क्या गिफ्ट दिया। लर्नेड मैन मतलब जिसमें कुछ काबिलियत थी, कोई बहुत अच्छा कवि है, कोई बहुत अच्छा जादूगर है, तो उनको खुश होकर किंग्स जो हैं वो कुछ गिफ्ट दिया करते थे। तो उनके रिकॉर्ड्स भी जो हैं वो इन इंस्क्रिप्शंस में हमको मिलते हैं। लिटरेरी सोर्सेस। अब लिटरेरी सोर्सेस कौन कौन से होते थे? लिटरेरी सोर्सेस फॉर द मिडिवल टाइम्स कंप्राइज ऑफ बायोग्राफीज ऑफ रूलर्स, ऑटोबायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट हिस्टोरियंस, फॉरमेन्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, poetry, travelogues and other works. Much of the writings of this era are on paper as it was easily available. तो अब अगर हम लिटरेरी सोर्सेस की बात करें तो रूलर्स की बहुत सारी बायोग्राफीज अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज अवेलेबल हैं। जो कोर्ट हिस्टोरियंस होते थे उनके क्रॉनिकल्स अवेलेबल हैं। क्रॉनिकल्स मतलब डेट वाइज वो सब रिकॉर्ड करते थे कि कब कौन सा इवेंट हुआ। फरमान्स होते थे, कोर्ट रिकॉर्ड्स होते थे। फरमान मतलब किसी भी किंग ने कुछ ऑर्डर दिया तो उसको फरमान बोला जाता था। कोर्ट रिकॉर्ड्स मतलब कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती थी उनको रिकॉर्ड किया जाता था, कब क्या हुआ कोर्ट में, कौन सा डिसीजन लिया गया, वो सब उसमें रिकॉर्ड होता था। उस टाइम की जो पोएट्रीज है उनसे हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है। ट्रेवलॉग्स है। ट्रेवलॉग्स क्या होता है? कोई भी पर्सन जो ट्रेवल कर रहा है और वो अपने ट्रेवल एक्सपीरियंसेस जो है उनको नोट डाउन करता है तो उसको ट्रेवलॉग बोलते हैं। तो जो फॉरेनर्स थे उन्होंने उस टाइम इंडिया ट्रैवल किया और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को नोट डाउन किया, तो उन ट्रैवलॉग से हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है। और उसके अलावा कुछ अदर वर्क्स जो हैं उनसे हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब ये राइटिंग्स जो हैं इस टाइम की वो ज्यादातर पेपर के ऊपर है और वो इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए हमको उनसे इंफॉर्मेशन लेना बहुत आसान हो जाता है। क्रॉनिकल्स। Chronicles tell us about the rule of a ruler or rulers in detail and the life at the court. Most kings had court chroniclers who generally wrote in Persian or Turkish about the detailed happenings during the reign of the king. Some of the important chronicles of this period are क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रॉनिकल्स क्या होते थे, उस टाइम पर जो भी कुछ डेवलपमेंट्स होती थी उन सबको जो है वो क्रॉनिकल ऑर्डर में डिटेल में रिकॉर्ड किया जाता था, तो उसको क्रॉनिकल्स बोलते थे। और ऑलमोस्ट सारे राजाओं के पास उस टाइम पर कोर्ट में क्रॉनिकलर्स होते थे, तो जो कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही होती थी वो क्रॉनिकलर्स जो हैं उन सबको राइट डाउन करते जाते थे और वो लिखते थे पर्शियन और टर्किश लैंग्वेज में। तो उन क्रॉनिकल्स के थ्रू हमको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन से राजा के टाइम पर कौन से इवेंट्स हुए, कौन सी डेवलपमेंट्स हुई, क्या डिसीजंस लिए गए, वो राजा की लाइफ कैसी थी, सारी चीजें जो हैं हमको इन क्रॉनिकल्स से पता चलती है। अब अगर हम बात करें कि उस टाइम के इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स कौन कौन से थे, तो वो इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स ये थे। राजतरंगिणी। दिस इज अ फेमस बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर रिटन बाय कल्हाना। तो राजतरंगिणी नाम की एक बुक है, एक क्रॉनिकल है, ये बहुत फेमस बुक है जिसमें कि कश्मीर के राजाओं की पूरी हिस्ट्री है और ये लिखा था कल्हाना ने।
Tughlaqnama. It was written by Amir Khusro about the rule of the Tughlaqs. He has also written the Khazain-ul-Futuh about the rule of the Khaljis. तो तुगलकनामा एक बुक है जो अमीर खुसरो ने लिखी थी और इसमें पूरा बताया गया है कि जो तुगलक राजा थे उन्होंने किस तरह से राज किया, उस टाइम पर क्या क्या इवेंट्स हुए, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो तुगलकनामा में लिखी हैं। और अमीर खुसरो ने एक और बुक लिखी थी खज़ाइन-उल-फुतूह। ये जो था वो खिलजी के राज के बारे में था कि खिलजियों ने कैसे राज किया था उस टाइम पे, उसके बारे में था। तारीख़-ए-फरिश्ता Written by Farishta, this book tells us about the rule of Delhi Sultans from the Tughs till the 17th century. तारीख़-ए-फरिश्ता जो है वो फरिश्ता ने लिखी थी और ये बुक हमको बताती है कि दिल्ली सुल्तान्स ने कैसे राज किया फ्रॉम द तुग्स टू द 17th सेंचुरी। मतलब तुग्स के जाने के बाद 17th सेंचुरी तक दिल्ली सुल्तान्स ने कैसे कैसे क्या क्या किया, वो सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है तारीख़-ए-फरिश्ता में। तारीख़-ए-फिरोज शाही। This book by Ziauddin Barani describes the history of the sultans of Delhi till the reign of फिरोज शाह तुगलक। और तारीख़-ए-फिरोज शाही जो है ये बुक लिखी थी जियाउद्दीन बरानी ने और इस बुक में पूरी हिस्ट्री है कि दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान रहे, उन्होंने क्या क्या किया। और इस बुक में हिस्ट्री है फिरोज शाह तुगलक तक की, मतलब जब फिरोज शाह तुगलक ने राज किया तब तक की पूरी हिस्ट्री जो है वो इस बुक में है, तारीख़-ए-फिरोज शाही में। बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। अब जो नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज। सम इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज ऑफ द मिडिवल पीरियड आर पृथ्वीराज रासो। इट वॉज रिटन बाय चंद्रबरदाई। इट डिस्क्राइब्स द टाइम्स एंड एडवेंचर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान, द मोस्ट नोटेबल राजपूत रूलर ऑफ दिल्ली। अब बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज जो हैं उस टाइम पर मिडिवल पीरियड की कौन कौन सी थी, तो उसमें सबसे पहली है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई ने लिखी थी, वो एक बहुत फेमस पोएट थे और पृथ्वीराज के फ्रेंड भी थे। उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि पृथ्वीराज के एडवेंचर्स कौन कौन से थे। पृथ्वीराज जो हैं वो सबसे फेमस राजपूत रूलर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। हुमायूंनामा। It was written by Gulbadan Begum. It tells many things in details about Mughal Emperor Humayun's reign. हुमायूंनामा जो बुक है वो लिखा था गुलबदन बेगम ने और उसमें पूरा हुमायूं के राज के दौरान क्या क्या चीजें हुई वो सब उन्होंने डिटेल में इस बुक में मेंशन किया है। अकबरनामा। इट वॉज रिटन बाय अबुल फजल डिस्क्राइबिंग द पीरियड ड्यूरिंग एम्परर अकबर्स रूल। और अकबर के टाइम पर क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे हुआ, वो सब लिखा है अकबरनामा में और वो अकबरनामा जो है वो लिखा था अबुल फजल ने। The most important autobiographies of the period are Futuhat-e-Firoz Shahi by Firoz Shah Tughlaq, Babarnama by Babar एंड तुज़ुक-ए-जहांगीरी बाय एम्परर जहांगीर। और उस टाइम की ऑटोबायोग्राफीज की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जो है फुतहत-ए-फिरोज शाही। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम था बाबरनामा। और जो एम्परर जहांगीर ने लिखी थी उसका नाम था तुज़ुक-ए-जहांगीरी। ट्रेवलॉग्स। Many travelers visited India during the medieval period and wrote about their experiences, particularly the places they visited and the people they interacted with. The travelogues written by them are a major source of information about those times. Some of the important travelers whose writings provide us an insight into medieval Indian history are Al-Burani from Central Asia, Ibn Battuta, he wrote the Rihla Travels, Abdul Razak, who visited the kingdom of Vijayanagar and was an emissary of the ruler of Persia. अब ट्रेवलॉग्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि ट्रेवलॉग का मतलब होता है कि कोई फॉरेन ट्रेवलर जो है उसने किसी जगह को विजिट किया और वहां पर उसके एक्सपीरियंस कैसे रहे, उसने क्या क्या देखा, कैसे लोगों से मिला, कैसा कल्चर उसने एक्सपीरियंस किया, वो सब जब वो लिखते हैं तो उसका रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोला जाता है ट्रेवलॉग।
तो उस टाइम पर बहुत सारे ट्रेवलर्स ने इंडिया ट्रेवल किया था मिडिवल पीरियड में, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा था, और उन्होंने लिखा था उन प्लेसेस के बारे में जो उन्होंने देखे, जिन लोगों के साथ वो मिले, कैसा उन्होंने कल्चर देखा, कैसा उन्होंने खान पान देखा, वो सारी चीजें। तो ये सारे ट्रेवलॉग जो हैं इनसे हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम के लोग कैसे थे, उस टाइम का खान पान कैसा था। अब कौन कौन से ट्रेवलॉग्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो अगर हम बात करें कि जो इम्पोर्टेंट ट्रेवलर्स हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के, तो वो हैं अलबुरानी, जो उन्होंने सेंट्रल एशिया को बिलोंग करते थे और उन्होंने ट्रेवल किया था। इब्न बतूता, उन्होंने रिहला नाम की एक बुक लिखी थी। और अब्दुल रजाक, जिन्होंने विजयनगर किंगडम को विजिट किया था। Some other travelers from Europe are Marco Polo, Niccolo Conti and Nicolao Manucci from Italy. अब अगर यूरोप के दूसरे ट्रेवलर्स की बात करें तो उसमें फेमस नाम है मार्को पोलो, निकोलो कॉन्ती एंड निकोलो मनुची फ्रॉम इटली। दुआर्ते बरबोसा एंड डोमिंगो पाइस फ्रॉम पोर्तुगल, पोर्तुगल से आए थे दुआर्ते बरबोसा एंड डोमिंगो पाइस। राल्फ लिच, विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो फ्रॉम इंग्लैंड, और इंग्लैंड से जो ट्रेवलर्स थे उनके नाम है राल्फ लिच, विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो। बेनिये एंड तेवेनिये फ्रॉम फ्रांस, और बेनिये और तेवेनिये जो थे वो फ्रांस से आए थे। Their letters and writings are a valuable historical source for accurately ascertaining the history of medieval India. और ये लेटर्स और राइटिंग्स हैं जो ये बहुत वैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्स है, इनसे हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और हम एग्जैक्टली अंदाजा लगा पाते हैं कि मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, खान पान कैसा था, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिक्स कैसा था, सोशल कल्चर कैसा था, हर चीज के बारे में हमको इन चीजों से पता चलता है। So this was the part 2 of our chapter, the medieval age. I hope you understood everything. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. And also check the description box below for the links of other chapters and other subjects also. Thank you everyone.